हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेडीबी क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा सारा वीडियो जो है आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलते हैं आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। तो आज पिछले वीडियो में हम आपको बोले थे कि आपके हिंदी का कुछ टॉपिक देंगे, तो हिंदी का आपको दे चुके हैं। एक काव्यखंड और एक गद्य खंड से आ चुका है, तो फिर आज एक गद्य खंड लेकर के आए हैं। तो आज आपके हिंदी के दूसरे गद्य खंड का दूसरा पार्ट है। उसने कहा था, जो एक चंद्र शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है, जिनका जन्म जो है वह 7 जुलाई 1893 ईस्वी को हुआ था। निधन इनका 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान मतलब जहाँ पे जन्म लिए थे वह जो जगह था वह था जयपुर, राजस्थान था। और मूल निवासी जो था इनका गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, जिला का कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश राज्य के थे। ठीक है, तो आप अगर आपने हमारे सामने पढ़ रहे हैं तो आप बुक लेकर के, किताब लेकर के बैठिए ताकि आपको समझ में आए हम क्या बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो चलते हैं उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे। तो आप अपने सामने ये किताब जो है हिंदी का दिनगत, उसको आप अपने पास में रखिएगा, भाग 2 जो है। तो पहले चलते हैं चंद्र शर्मा जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो इनका जो पिता है उनका नाम था पंडित शिवराम। ठीक है, और इनकी बचपन में ही शिक्षा जो है, बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1889 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में क्रमशः एंट्रेंस, तो इस तरह से इनकी शिक्षा हुई। और इंटरमीडिएट जो है यह 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से किए और 1993 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। ठीक है, तो इनकी रचनाएं पे ध्यान दीजिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि इनकी रचनाएं कौन सी है, या रचना दिया रहेगा या लिखा रहेगा कि ये इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इनका जो रचना है वह है इनका पहले संपादन के बारे में समझ लेते हैं। समालोचक काशी नगरी प्राचीरणी पत्रिका। ठीक है, और इनकी रचनाएं जो है, रचनाएं में इनकी कहानियाँ, तो कहानियाँ कौन कौन से है वो देख लेते हैं। कहानी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन जो है 1911 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बुद्धू का कांटा 1911 में। उसने कहा था 1915 में, याद रखिएगा। उसने कहा था, पूछ देता है आपके परीक्षा में, पूछ देगा कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुई, तो 1915 में हुआ। अब है आपको प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और सामाजिक विषयों पर निबंध लेखन, यानी कि निबंध भी देखते थे। कछुआ धर्म, मोरिस मोही कुटाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना, प्रिय आदि। ठीक है, तो प्रमुख निबंध है इनके सभी क्या है, निबंध है, आपको पूछा जा सकता है। इनके अतिरिक्त अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा, वत्संज्ञ कामसूत्र, दी लिटरली क्रिटिसिज्म आदि निबंध है। देश प्रेम के लेकर कुछ कविताएं भी लिखी है। अब कुछ इनकी कविताएं भी है जो देश प्रेम के प्रति भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है गुलेरी जी का जो लिखा हुआ है, यह एक प्रथम शब्द हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। ठीक है, वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और भाषाओं को प्रकांड विद्वान थे। जिस समय ये थे उस समय अपने अनुसार ये हिंदी, अंग्रेजी के, संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे, यानी बहुत अच्छे विद्वान थे। ठीक है, तो अप्रसन्न अति भाषाओं में इनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र और विषय के उनका ज्ञान था। समय में अध्ययन दिलचस्प माना जाता था। तो यह ठीक है, हिंदी निबंध के लेखक टिप्पणी बराबर लिखे और द्विवेदी युग में एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। ठीक है, और इन्होंने एक जो है निबंधकार के रूप में ही विकसित हुए हैं। और गुलेरी जी की 3 ही कहानी उनके बल पर कहानी के रूप में हिंदी में अमर है। 3 ही कहानी है इनकी, लेकिन 3 ही में क्या है कि अमर हो गए इनकी भाषा शैली के अनुसार। ठीक है, अब प्रस्तुत जो आपको उसने कहा था ये लिखा गया हुआ है, यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। मील का पत्थर, ठीक है, यानी कि दूरों कोस की बातें। यह एक कालकाजी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई और इनका नाट्य रूपांतर भी हो चुके हैं। अब देखिए, ये जो उसने जो कहा था वह एक फिल्म भी बन चुका है। तो फिल्म ये कौन बनाए थे, तो फिल्म ये बनाए थे आपको विमल राय। आप याद रखिएगा, जिन पे जो फिल्म बना था वह फिल्म कौन बनाए थे, तो विमल राय जो है वह फिल्म बनाए थे। ठीक है,
शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति, इसकी स्वाभाविक उत्सर्ग अभिव्यक्ति इस कहानी का कथ्य है। यह कहानी जो है वह आपको जो है वह शुद्ध प्रेम के बारे में इसमें बताया गया है, एक आध्यात्मिक अनुभूति बताई गई है। कहानी अमृतसर से शुरू होता है, ठीक है। कहानी जो है एक अमृतसर से शुरू होता है। वहाँ पे भीड़ भाड़े बाजार में शुरू होती है। यहाँ 12 वर्ष का एक लड़का लाना सिंह है, 8 वर्ष की एक लड़की जो तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की को यह पूछते हैं कि छेड़ते हुए पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। अभी इस तरह से इसका कहानी है, तो कहानी में पूरे डिटेल के बारे में समझेंगे। अभी ऊपर से ही इसको हम समझ लिए हैं, तो चलते हैं अब इसके बारे में, कहानी के ऊपर चलते हैं कि कहानी में कौन कौन से मतलब क्या पूरा क्लियर इसमें दिया हुआ है, क्या बातें इसमें दी हुई है। तो बहुत अच्छे से गंभीरता से विस्तार से पढ़ेंगे, और आप जब भी पढ़ेंगे तो अपने पास किताब पेंसिल साथ में रखिएगा ताकि आप इसमें अंडरलाइन कर सके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जवान पर कोड़े की जीवान पीठ छीन गई और कान पक गए। उनमें हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर की बब्बू काट वाले की बोली का मरहम लगावे। अब कहना है कि जो बातें बड़े बड़े शहरों में गाड़ी वाले जो जवान पर कोड़े लगा करके बोलते हैं, उनको अगर जवान पीठ छील गई है तो एक कान पक गए हैं, तो एक बार हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर में जो बब्बू काट वाले हैं उनकी बोली पर मरहम लगाए। यानी कि कुछ भी बोल देते हैं तो उनकी बोली पर है जो थोड़ा सा मरहम लगाया जाए, उनको बताया जाए कि जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ के चाबुक से धूमते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदल की आंखों न होने वाले तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पैरों को खींच कर अपने ही को सताए हुए बताते हैं, और संसार भर की ग्लानि नियास और क्षोभ के अवतार बने नाक के सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर की उनकी बिरादरी वाले तंगे से चकदर गालिया में हर लट्ठी वाले के लिए हटा कर सब्र का समुद्र उमार कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफ़ेद फेटे खचरों की बत्तकों गन्ने और खोमचे में भाड़े वाले की जंगल में राह कहते हैं। अब देखिए, बब्बू काट वाले जो है वह एक तांगा वाला है, जिससे वह अपना सामान लेकर के लाता है, और मार्केट में बाज़ार में जब वह अमृतसर के बाज़ार से होते हुए गुजरता है तो रास्ते में राहगीर को जब नहीं हटते हैं तो उनको बहुत अजीब अजीब बातें बोल करके उनको हटाने की कोशिश करते हैं। और पहले आजकल के ज़माने जैसे ऑटो या टेम्पो गाड़ी नहीं होता था जिस पे लोग सामान ढोते थे तो सीटी बजाए तो वह साइड हो गए। तो पहले क्या था कि टांगा पे धोया जाता था, तो लोग अभी भी देखते हैं ना, जब गाड़ी चलता है तो लोग जल्दी साइड नहीं होना महसूस करते हैं, नहीं होते हैं, सीटी बजाने पर भी बहुत रेयर केस में साइड हो जाते हैं। वह कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वैसा पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, न सीटी हुआ करता ना हॉर्न हुआ करता था। तो लोग हल्ला करके साइड हो जाए, भाई जी हट जाइए, खालसा जी हट जाइए, काकी जी हट जाइए, इस तरह से लोग करके बुलाते थे। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। क्या मजाल है कि किसी को ये जी भाई जी हट जाइए, हटेगा नहीं हटेगा, तो इस तरह से बोलते हैं। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन बार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देर पर लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि वह अजीब हरकत करते हैं, बोलते ही हैं, लेकिन उनकी बात जो है मीठी छुरी की तरह, यानी कि मीठी छुरी किसको बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना कि देखने में अच्छा लगे लेकिन अंदर से खराब रहता है, तो उस तरह उसको हम मीठी छुरी बोलते हैं। ठीक है। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। देखिए, समिश्र इसका अर्थ क्या आता है सो देखिए, तू जीने योग्य है। क्या कह रहे हैं, अगर जो बूढ़ी औरत है नहीं साइड हो रहा है तो उनको कह रहे हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र है तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। कह रहे हैं कि आप तुम प्यारी हो, बेटे की दुलारी हो, तुम क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती हो, तुम हट जाओ। ऐसे बब्बू काटने वाले के बीच में एक लड़का एक लड़की की चौकी एक दुकान पर आ मिले, उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सीख थे। अब देखिए, वो एक लड़का और लड़की उसी बीच दोनों आ चुके हैं, तो उनके चेहरे से देखने से पता चलता है कि दोनों जो है वह सीख है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा जो सीख होता है बहुत ही रईस हुआ करते हैं, ठीक है, उनका चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये सीख हैं। चलिए, वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और रसोई के लिए बढ़िया वह, ठीक है। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर भी गीले पापड़ों को गड्डी को गिने बिना हटता ना था। अब देखिए,
कोई आया हुआ दुकानदार को जो है वह अपना काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वह पापड़ जो है वह अपना पापड़ जो है गिन रहा है, समेट रहा है। तेरे घर कहाँ है? अब दोनों आ गए, दुकान पे आ गए, मिल लिए, अब दोनों बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तेरे घर कहाँ है? मंगड़े में, जवाब दे रही है लड़की, मंगड़े में। और तेरे? बोले माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अब लड़का पूछता है लड़के से कि यहाँ कहाँ रहती है? अतरस सिंह के बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। बोले अतरस सिंह के बैठक में वे मेरे मामा हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। अब लड़का बोल रहा है कि मैं भी तो मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। देखिए क्या कहते हैं। इतने में दुकानदार निपटा और उसके सौदे देने के सौदे देकर दोनों साथ साथ चले। अब सौदे ले लिए, दोनों साथ साथ चल दिए। अब कर दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराया, पूछा तेरी कुरमाई हो गई? इस तरह लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर चली गई। देखिए जैसे ही गया, बस थोड़ा सा बातचीत कर लिया, लड़का होबे करता है, थोड़ा सा कोई बातचीत कर लिया, हंस करके पिघल जाता है। बस रास्ता में जा ही रहा था तो पूछ दिया तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई मतलब शादी, तेरी शादी हो गई? तो लड़की क्या धत कह करके चल दी। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरे दिन फिर सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते हैं। अब देखिए दोनों का आसपास में ही मामा का घर था, तो दोनों सामान लेने मार्केट ही आते थे, दुकान पे ही आते थे। तो सभी दुकान पे बराबर उनको मिलजुल, कभी दूध वाले के पास, कभी सब्जी वाले के पास, ठीक है। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुरमाई हो गई? और उत्तर वही धत मिला। एक दिन जब वह फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की ने लड़के की संभावना विरुद्ध बोली हाँ हो गई। अब देखिए जैसे चिढ़ाने के लिए बोला तो फिर लड़की ने क्या किया, उसको जवाब दे दिया, बोला कि हाँ हो गई। क्या है? अब देखिए कब, जरा कब, बोला कल, मतलब कल हो गई। देखे ना ये रेशम कटा हुआ सालू, लड़की भाग गई। अब देखिए कह रहे देखिए ना ये रेशम पन्ना सालू जो है, साल जोड़े में ये है, और वह कह करके भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गेहूं वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। अब देखिए इस बात को सुन करके उसके दिमाग पर इतना आघात पहुंचा कि वो शुद्ध बुद्ध खो दिया, उसका दिमाग खराब हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या किया कि रास्ते में जाते समय सब्जी वाला को धक्का दे दिया, सब्जी वाले को दूध उड़ेल दिया, नाली में गिर गया, एक बच्चा को धक्का दे दिया, कुत्ता को डंडा मार दिया, पत्थर फेंक करके मार दिया, ठीक है। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की पादी पाई, तब कहीं घर पहुंचा। देखिए सामने से नहाती हुई एक औरत आ रही थी, उसको भी धक्का पहुंच दिया, अंधा है क्या, ठीक है। तो अंधे की पादी पे तब कहीं किस तरह घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब देखिए इसका ये आपका जो है अलग अलग अध्याय में है, तो इसका पहला अध्याय जो है वो खत्म हो चुका है। अब दूसरा अध्याय में आ रहा है। दूसरा अध्याय में क्या कह रहा है, देखिए राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। अब देखिए यह जो बचपन की बातें थी, अब चले गए, बस सियाना हो चुके हैं, अब वो लड़ाई के लिए जो गए हुए हैं, तो वहाँ की बात है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठी हड्डियाँ अकड़ गई है। अब देखिए यह कोई लड़ाई है, मतलब वो बर्फ में बैठे हुए हैं, ठीक है। लुधियाना से 10 गुना जा रहा है और मुंह में बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक खींच के धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटों 2 घंटों से कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक खिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। अब इतना ज़्यादा धमाका हो रहा है कि धमाके से कान लगता है फट जाएगा, और पूरा जो है वह इलाका थर्रा जा रहा है, हिल जा रहा है। इस गायबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट की जलजला सुना था। यहाँ दिन की 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। इतना मतलब गोला बारूद चल रहा है कि अगर कुहनी भी निकल गया तो वहाँ पे सबसे गोली लग जाता था। तो घास में छिपे हुए, किसी झाड़ी में छिपे हुए समय बिता रहे हैं। चलिए देखते हैं। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अब कह रहे 4 दिन तक सोए नहीं है। कह रहे बिना फेरे घोड़ा को अगर नहीं आप दौड़ाइएगा तो बिगड़ जाएगा, वो चलेगा ही नहीं ठीक से। तो उसी तरह बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कभी देखते हैं आर्मी वाले को बैठे हुए, हमेशा कुछ न कुछ उससे करवाया जाता रहता है, करता रहता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल गया जी। फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब न हो।
पाजी कहीं के। कलों के इस घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ओह, अंधेरे में 30 मन का गोला फेंकते हैं। अब अंधेरे में, अंधेरा रात में भी 30 मन का गोला फेंक रहे हैं। बस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल से हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। कारण जरा जो कमांडर है उसने बोला कि यहीं रुक जाइए, नहीं तो बर्लिन पहुंच करके हम उसको मार करके हम तुरंत रिटर्न लौट जाते। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, मुस्कुराए, बोले, ओहो, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। कह रहे हैं आपके सिपाही के चलाए नहीं चलते, वे दूर की सोचते हैं। अगर हम उस पर आक्रमण कर देंगे तो क्या होगा और आगे इसका भुगतान क्या करना पड़ेगा। 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार सच है। लाना सिंह बोले, पर करे क्या करे, मतलब पड़े तो करे क्या करेगा। अब हड्डियों से तो जारा धंस गया है। सूर्य निकलता ही नहीं। खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों की सोते झर रहे हैं। अब कह रहे सूर्य नहीं निकला है अभी तक 4 दिनों से। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। अब कह रहे एक धावा हो जाए, रगड़ा हो, मारा पीटी हो, बारूद गोला चले, थोड़ा सा गर्मी महसूस हो। उद्यमी उठ सिगरी की कोले डाल। अब कह रहे उद्यमी उठो, सिगरी में कोले डाल। वजीरा तुम जा, 4 जन बाल्टी लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। अब देखिए खाई का पानी मतलब कैसे, मतलब जो बेरा बनाए हैं उसमें पानी जम गया है तो उस पानी को कह रहे हैं बाहर निकाल करके फेंक दो। ठीक है। अब है महासिंह, शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। अब सूबेदार बोले कि जो पहरा है वह पहरा को बदल दीजिए, यानी कि जो बैठा हुआ है उसको आप आराम दीजिए, दूसरा कोई इस पर बैठेगा पहरा पे। और सूबेदार जो है घूमने लगे चारों तरफ। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदाल पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पांदा बन गया हूँ। पांदा बन गया हूँ। पांदा में तो क्या था कि पिंदा, छोटा सा, किसी राज्य का छोटा सा आदमी। ठीक है। करो जर्मन की बादशाही का तर्पण इस बार खिलखिला पड़े और उदासी के बादल छट गए। मतलब इस बात हुआ तो खिलखिला पड़े, सभी हंस पड़े। सभी को वहाँ पे तो फंसे हुए थे, लड़ाई का जो चल रहा था, लेकिन कुछ इसमें बातें होती रहती है तो वह मशगूल रहते हैं, मतलब मुस्कुरा देते हैं। लाना सिंह ने दूसरी बाल्टी को हाथ में लेकर के अपने बाड़ी में खरबूजे की पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि पानी उठाओ और खरबूजे में पानी दो, ऐसा पानी देने का मौका तुमको पंजाब में भी नहीं मिलेगा। पंजाब में आधा से अधिक खेती होता है और लाना सिंह जितने भी थे वह वहाँ के जो सिपाही लड़ने गए थे वह पंजाब के ही थे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि उठा करके पानी फेंको। और क्या है, वही समझो कि हम पंजाब में पानी दे रहे हैं, इस तरह से तो पानी पंजाब में भी नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों की बूटे लगाऊंगा। कह रहे हैं कि लड़ाई क्या है, मैं तो यहाँ जीत करके जाऊँगा, सरकार से ज़मीन मांग लूँगा और यहीं पे मैं फल लगाऊँगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, लड़िहारों के भी यहाँ बुला लूँगा, यहाँ वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। अरे चुप कर, क्या बोल रहा है, शर्म नहीं, क्या करता रहता है। देश देश की चाल है। आज तक मैं आपने समझा नहीं कि सिख तंबाकू नहीं पीते। अरे आज तक हम यह नहीं समझ पाए कि सिख जो है तंबाकू नहीं पीते, यानी सिगरेट नहीं पीते हैं। वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाना चाहती है और पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा ही नहीं। अब कह रहे हैं कि जो फिरंगी मेम साहब है वह सिगरेट देती है पीने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि सिख जो है सिगरेट नहीं पीता है। अब नहीं पीते हैं तो कहता है कि लड़ाई के लिए पीछे हट रहा है, मतलब हमारे लिए लड़ेगा ही नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। बोधा सिंह बीमार है। ठीक है, तो पूछ रहे बोधा सिंह कैसा? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, आपके सूखे लकड़ी तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हैं। अब देखिए यह बोधा सिंह कौन है, तो आगे चलेंगे बोधा सिंह के बारे में क्लियर होगा। तो यह जो है कह रहे हैं कि तुम मैं जानते ही नहीं हूँ कि तुम अपना सूखे लकड़ी पर उसको सुलाते हो, अपना चादर उसको दे देते हो, अपना कंबल उसको दे देते हो और खुद एक सिकरी ओढ़ करके तुम पूरा समय बिताते हो।
कहीं तुम मांदे पड़ जाओगे, ज़ारा क्या है मौत है, और निमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते। अब कह रहे हैं कि जो मौत है मुरब्बे इससे नहीं मिलते मरने के बाद। मेरा डर मत करना, मैं तो बुलेल की खंडर के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरा हाथ के लगाए हुए आंगन के आम में पेड़ की छाया होगी। अब कह रहे मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं कीरत सिंह की गोद में मरूंगा और वहाँ के पेड़ जो लगाए रहेंगे उस आम की छाया में मरेंगे। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात करें, मेरे जर्मन की तू रखा भैया कुछ गाओ। करे मेरे जर्मन क्या मरने की तुरंत लगाए हुए, कुछ गाओ यार, कुछ सुनाओ। देखिए क्या गा रहे हैं, दिल्ली शहर में पैसरे न जदाई, कुछ गा रहे हैं, ठीक है। कर लेना लंगू दनबर व्यापार मंडाई, कर लेना नादरे सौदा अरिया, लाना चुटका कद्दुए न हुई, कद्दू वाने मजेदार गोरिया, हुन्नू लगा चटका कद्दू न। और देखिए क्या करें, इसका अर्थ क्या होता है। ये दिल्ली शहर में पेशेवर को जाने वाली मंडी में लोगों का व्यापार का लेना अरी और नारे का सौदा भी कर लेना नारे मतलब पैंट का, ठीक है। ओए हमें तो कद्दू चखना है, ये गोरे वर्ण वाली अद्भुत अत्यंत स्वादिष्ट पका है, हमें तो कद्दू चखना है, ठीक है। कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घरवाली सिख ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे। अब कौन जानता है कि जो सिख इतने दाढ़ी वाले अच्छे आदमी हैं, लुच्चा लफंगा वाला गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। देखिए जब बहुत सारा कठिन परिश्रम होता है, कठिन होता है, जैसे समस्याएं से घिरे होते हैं, लेकिन कुछ उसमें मजाकिया बात हो जाता है, हंसी वाला बात हो जाता है, तो जितने भी कष्ट तकलीफ होते हैं दूर हो जाते हैं और हम सुख के जीवन बिताते हैं। दोपहर रात हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा खाली बिस्किटों की 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछा करके लहना सिंह 2 कंबल एक बाराकोट की ओढ़ कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ, एक आंख खाई की मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर बोधा सिंह का रहा। अब वह क्या किया, जो बिस्कुट का डब्बा टीन है उस पर बैठ गया और एक जो है एक तरफ खाई की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ बोधा सिंह के उस दुबले शरीर को देख रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पी लो। वो कह रहे क्या बोधा भाई क्या हाल है, पानी पी लो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला कंपनी छूट रही है, रोम रोम तार दौड़ रहा है, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, अब जर्सी भी खोल करके दे रहे हैं, उसका इतना तबीयत खराब है, वो काँप रहा है। और तुम, मेरे पास सिगरी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। अब कह रहे मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए कर रहे हो, अब क्या करोगे मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुनकर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। अरे मेम जो है वो भेज रही है, गुरु उनका भला करे, तुम इसको पहन लो। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ। अरे सच कहते हो और नहीं तो झूठ कहते हैं, पहनो। यो कहकर नहीं करते बोधा ने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और अपने खाकी की कोट जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। मेम की जर्सी का कथा था। आधा घंटा बीता, इतनी में खाई की मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौज सलाम करके सामने हुआ। अब देखिए लेफ्टिनेंट साहब का हाजिरी हुआ, तुरंत वो बोले। अब देखिए क्या आगे हो रहा है, देखो इसी तरह से धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब की कोने से एक जर्मन खाई है। अब कह रहे हैं कि मील भर की दूरी पर एक जर्मन खाई है। क्या है सो देखिए, अब उसमें 50 ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। अब कह रहे दिन पेड़ के नीचे नीचे क्या है, 2 रास्ता है। 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है, जहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। यहाँ तुम 10 आदमी छोड़ करके सबको हाथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे जो हुक्म। अब कह रहे तुम जा करके वहाँ जा और वहाँ उसको लड़ाई करो, उससे युद्ध करो, मैं यहाँ पर डटा हुआ हूँ। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा ने आप सूबेदार ने उंगलियां से बोधा को इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। अब करे पीछे जो है वह 10 आदमी कौन रहेगा, कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना के सिगरेट के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे।
अब जो लेफ्टिनेंट साहब थे वह क्या किए, जेब से मुंह घुमा करके ऐसे जेब से निकाल करके सिगरेट पीने लगे। देखिए सिख जो है सिगरेट नहीं पीते हैं, क्या किए, लाना सिंह बोले हुए हैं, लेकिन देखिए ये जो लेफ्टिनेंट साहब है वो सिगरेट पी रहे हैं। देखिए क्या होता है, तो सिगरेट पीने लगे, सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना सिंह को हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। खुद तो पी रहा है सिख होकर के, और लहना सिंह को दे रहा है पीने के लिए, जबकि लहना सिंह खुद जानता है कि सिख जो है सिगरेट नहीं पीता। आंख मारते हुए लहना सिंह सब समझ गया। अब लहना सिंह जब ये सिगरेट देखा वो समझ गया कि क्या मामला है। मुझ का घाव छिपा कर बोला, आओ साहब। हाथ आगे करते ही सबने सिगरी की उजाले से साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। अरे वाह, ये तो लहना लेफ्टिनेंट साहब हैं ही नहीं। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टी वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए, उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल से आ गए। अब जो सिख होते हैं दाढ़ी उनका बड़ा हुआ रहता है, दाढ़ी तो है ही नहीं, तो कैदी जैसे बाल कटवा लिए। यानी कि बाल जो कैद किया जाता था वह होता था जर्मन, तो जर्मन को बाल छोटा छोटा होता, दाढ़ी नहीं हुआ करता था। तो तुम भी पियो। अब देखिए इस बात से बाल से समझ गए। साहब शराब पिए हूँ, तो उन्होंने बाल कटवाने का मौका मिल जाए। लहना सिंह ने जांचना चाहा। हमको लगता है शराब पिए हो, लेफ्टिनेंट साहब को ज़्यादा पी लिए हो, पीते केस काट लिए हो। देखिए लेफ्टिनेंट साहब ने जांच की। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से रेजिमेंट में थे। किसके? लेफ्टिनेंट साहब के साथ लहना सिंह। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? अब कह रहे हैं हिंदुस्तान कब जाएंगे साहब, लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? अब देखिए जब ये देश पसंद नहीं, क्या मतलब, उस देश का है तभी तो उसको पसंद करना अच्छा लग रहा है। देखिए नहीं साहब, शिकार में मुझे कहाँ याद है, पारसाल यानी कि अगले साल, पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगीदारी जिले में शिकार करने गए थे। नकली लड़ाई गए थे शिकार करने? हाँ 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 वही। अब देखो उसको तो पता नहीं, हाँ हाँ कर रहा है, हाँ हाँ वही। आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को कर गया था। देखिए अब्दुल्ला यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोग क्या मंदिर में जल चढ़ाएगा? देखिए बेहुदा को समझ में नहीं आ रहा है, बकलेल को। बेशक पाजी कहीं का, सामने से यह नीलगाय की इतनी ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और मुट्ठे में लगी निकली। ऐसे अफसर को साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले को तैयार होकर के उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपको कहा था रेजिमेंट में मैस में लगाइए। अब रेजिमेंट में मैस में जहाँ खाना बनता है वहाँ लगाइए, कहाँ लगा दिया, कहाँ नीलगाय का कर दिए। हाँ पर मैंने यह विलायत भेज दिया। अब कह रहा है लेफ्टिनेंट साहब जो नकली बन के कहता है कि हम तो कहा विलायत भेज दिए। देखिए क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के 2 तो होंगे। अब कह रहे हैं ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के। भाई नीलगाय को आप जानते हैं कि सिंह तो होता ही नहीं। देखिए क्या कहता है, हाँ नाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने रेजिमेंट नहीं पिया सॉरी सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई लाता हूँ, कहकर लाना सिंह ने खंदक में घुसा, और उसे संदेह नहीं रहा कि उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ 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 हाँ, क्यों लाना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंखें लगने दीजिए होती। अब देखिए अगला अध्याय कह रहा था, होश में आओ, कयामत आ गई है, लेफ्टिनेंट साहब को वर्दी पहनकर कोई आया है। क्या कहे, कयामत आ गई, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर कोई आया है। आश्चर्य हो गया, क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। कह रहे मैंने देखा है, बातें की है, वो लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। सोहरा ससुरा बोलता है, साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने के सिगरेट दिया है। देखिए हिंदी हम लोग बोलते हैं लेकिन पूरा हिंदी शुद्ध बोलते हैं नहीं बोलते, ठेठी उसमें घुसा देते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो पूरा उर्दू बोल रहा था, तभी लेफ्टिनेंट साहब समझ गए ही नहीं हो सकते हैं। तो अब मारे गए हैं, धोखा है। सूबेदार कीचड़ के चक्कर काटते हुए फिरंगों कि यहाँ खाई में धावा होगा, उधर उन खुले में धावा होगा। उठी, एक काम करो, पलटन को पैरों में निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार ने कहो कि एकदम लौट आए। खंदक के बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। कहे कि चुपके जाओ, अब पैर का निशान हुआ रास्ते में, उस निशान के होते हुए चले जाना, जल्दी जाओ। पर यहाँ तुम 8 ही हो। कहे यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख लवा साख के 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। अगर एक सिख जो है 1.25 लाख के बराबर होता है तो क्या समझता है? जाओ, जो जेब
बेल के बराबर 3 गोले निकाले, 3 को जगह जगह खंदक में दीवारों से घुसेर दिए और तीनों एक एक तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी में जिसे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रख ले। बिजली की तरह दोनों हाथों में उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा। अब कह रहे हैं कि वह जो है जब ये देखे कि वह बम लगा रहे हैं कि बस तुरंत बंदूक को संभाले, माणे की मुनी पर खींच करके उसको। धमाके के साथ साहब की हाथ दिया सलाई गिर पड़ी। नाना सिंह ने एक कूदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोटी ओ माय गॉड कहते हुए चित्त हो गया। अब देखिए तुरंत पता क्या, ओ माय गॉड। देखिए किसी को अचानक से अगर पीठ पर मारिएगा तो वह अपने मातृभूमि की भाषा को याद करेगा और तुरंत पता चल जाएगा कि यह कौन है। ठीक है, तो लाना सिंह ने तीनों मीलों को गोर खंदक से बाहर फेंके और साहब की घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। जेबों से तीनों गोले निकाल कर खंदक के बाहर फेंके और लाना सिंह की घसीट कर सिगरी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे एक डायरी निकल गई और अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लाना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। क्या सीखी सो कहिए। यह सीखी कि सीख सिगरेट पीता है। सीख जो सिगरेट नहीं पीता है, ये सीखे कि सीख सिगरेट पीता है। यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गाय होती है। जगाधारी के ज़िले में नील गाय नहीं होता है, उसको बताया नील गाय होता है। 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, सींग भी होते हैं। वह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहीं ऐसे साफ उर्दू कहाँ से सीखा है। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। करें लेफ्टिनेंट साहब तो पूरा सही उर्दू भी नहीं बोल पाते थे, आप कैसे उर्दू बोल दिए। लाना ने पतलून की जेब को तलाशी नहीं ली थी। साहब ने अपने जारे से बचाने के लिए हाथ जेबों में डाले। लाना सिंह कहता गया, चालको तो बड़े चलाक तो बड़े हो, पर मांझे का लाना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकवा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों के बच्चे को होने के तावीज़ बांट रहा था और बच्चे को दवाई देता था। अब देखिए एक जो मौलवी जो है उनके गांव में आए थे, वो कह रहे हैं कि एक मौलवी आए थे और वे जो है तावीज़ बांट रहे थे औरत को बच्चे होने के लिए। चौधरी के बड़े के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाले बड़े पंडित थे। वेद पढ़ कर उसने विमान चलाने की विद्या जान ली है। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएं तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी को बढ़िया को भागता हुआ डाक खाने के रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू फिर रूम की डर गया और मैंने मुल्ताजी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। अब बोले कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो तेरी खैर नहीं, तुम अब यहाँ से निकलो, और उसे भगा दिया था। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की आंखों में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन दो फायरों से साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाक सुनकर सब दौड़ पड़े। बोधा चिल्लाया, क्या है? नाना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। अब देखिए जब ये बात सोच रहे थे, बताए कितने में बंदूक निकाल करके जो लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया था उसको गोली मार दिया लाना सिंह को। जब ये आवाज़ आया तो सब बोले क्या है? बोधा सिंह बोला क्या है? बोले नहीं, एक हड़का हुआ कुत्ता आ गया था जिसको मैंने मार दिया है। और सबसे हाल कह दिए। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लाना के साफा फाड़ कर घाव दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के उसने लहू निकालने बंद आ गया। उतने में ही 70 जर्मन चिल्ला करके खाई से घुस पड़े। अब इतना ही में जब भी हल्ला हुआ तो 70 जो जर्मनी के सैनिक हैं वही वहाँ पे घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले ढाबे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ तो 8 थे। लाना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन को आगे घुसे आते थे। घोड़े थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई,
वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खालसा, और धराधर बंदूकों की फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। यानी कि जो वहाँ से निकल चुके थे, वहाँ वो रिटर्न आ गए थे और सभी ने मिल करके उसे पीछे से मारने लगे। ऐसे मौके पर जर्मन 2 चक्की के पटों में बीच में आ गया। पीछे सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई ख़त्म हो गई। और सभी ने क्या किया, दोनों तरफ से लड़ाई लड़े और दोनों तरफ से मार करके ख़त्म कर दिए। 63 जर्मन खेत करा रहे थे। सिखों ने 15 को प्राण गए। सूबेदार ने दाहिने हाथ पर गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली से एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक में गीली मिट्टी पूर लिया और बाकी का साफ कस करके कमरबंद तरह लपेट लिया, जिससे कि खबर न हुई कि लहना सिंह दूसरा भारी घाव लगा है। अब क्या हुआ, खंदर में जो बर्फ था उसको उठा करके क्या किया, उसको भर लिए ताकि जो है खून बाहर न निकले। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता था, और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कि बाणभट्ट की भाषा में तद्विंत प्रचारे कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मर फ्रांस की भूमि में बूटों की चिपक रही थी। अब मैं दौरा सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लहना सिंह के सारा हाल मन से कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे, तू न होता तो आज सब मारे जाते। अब देखिए, तुरंत वहाँ पहुँचे और वे कराह रहे थे, उनकी चोट लगी थी, वे पड़े हुए थे। पहुँचे, आज और तुम नहीं होते तो आज सभी मारे जाते। ठीक है, तो इन लड़ाई के अफगान 3 मील दाहिने ओर की खाई वाले से सुन ली थी। उन्होंने पीछे में टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कई घंटे के बाद अंदर आ पहुँची थी। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच गए, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी ओर लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ पर पट्टी बांधी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर से करा रहा था। यह गाड़ी से लिटाया गया लहना को छोड़ करके सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना सिंह ने कहा, तुझे बोधा की कसम, सूबेदारनी की सौगंध, इस गाड़ी में न चले जाओ। अब उसने कसम दिला दी, किसकी, बोधा की, सूबेदारनी की। सूबेदार जो था वो बोधा का बाप था। ठीक है, अब देखिए, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ी आती ही होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही हैं। अगर वजीरा सिंह मेरे पास ही देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदार होड़ पे चिट्ठी लिखी तो मेरा मथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने वह कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा था इसमें हम आगे देखेंगे। गाड़ियाँ चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे और बेधा का प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। लिखना कैसा, सब आदमी साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को यही कह देना, उसने कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा कि वह लिख देना वह कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लाना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। यानी कि जो खून बह रहा था पूरे शरीर में बह गया था, उनका कपड़ा भीग चुका था। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो कपड़ा तर हो चुका है उसे तुम खोल दो। अब देखिए अगला अध्याय, 5वां अध्याय शुरू होता है। मृत्यु के कुछ समय पहले ही स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जब आदमी मरने लगता है तो उनकी सारी स्मृतियाँ जो है वह साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जितने वो कर्म किए रहते हैं या जितनी भी घटना उनके जीवन में घटी रहती है, उस सभी को वह उनके सामने साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों को रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर के मामा के यहाँ जा गया है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ। हर कोई उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई, वह ध कर भाग जाती है। ये दिन उसने वैसे ही पूछा था। उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम की फूलों वाली सालू, सुनते नहीं। लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ, यह क्यों हुआ? जब वह कही कि हाँ हो गई है, तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या हुआ उनके साथ। तो देखिए क्या हुआ।
अब कहते हैं वजीरा सिंह पानी पिला दे। अब उनको प्यास लगे तो वजीरा सिंह को बोल रहे हैं वजीरा पानी पिला दे हमको। 25 वर्ष बीत गए। जब लहना सिंह 77 राइफल्स के जमादार हो गए तो उस 8 वर्ष के कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। अब तो वह 77 वर्ष का राइफल्स का जमादार हो चुका है, उन्हें वह पुरानी बातें याद नहीं रही। न मालूम वह कभी भी मिली थी या नहीं मिली। 7 दिन छुट्टी लेकर के ज़मीन के मुकदमे की पैरवी कराने अपने घर आया था। वही रेजिमेंट का अफसर को चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी साथ लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। अब सूबेदार जो है उसको बहुत पसंद करता था। सूबेदार की चिट्ठी आई कि जब तुम जाना तो हमें साथ चलना, हम और बोधा साथ में चलेंगे। सूबेदार जो है वो बोधा सिंह जो है सूबेदार का बेटा था। ठीक है, जब चलने लगे तो सूबेदार बेरे में से निकल कर आया, बोला लहना सिंह सूबेदार ने तुम्हें जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से? करे सूबेदार जो है जब भी पहुंचे चलने लगे तो सूबेदार बोले कि सूबेदारनी तुझे जानती है, तुझे बुला रही है, जा करके भेंट करके। अरे कब, कैसे? रेजिमेंट के कटारों में तो सूबेदार के घर लोग नहीं रहे, अरे सूबेदार के तो घर के लोग नहीं रहे, फिर कैसे जानती है हमको? दरवाजे के जाकर माथा टेकना कहा। असीर सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते रही रेशम बूटों वाले सालू अमृतसर में। अरे वाह! भाव की टकराव से मूर्छा छूटी, करवट बदली, पसली का घाव बह गया। अब जैसे ही मूर्छा टूटी इस बात से, पसली का घाव जो है वह बह गया चुका था। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। करे वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, क्या कहा था सो देखिए। स्वप्न चल रहा। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे के आते को पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लालपुर की ज़मीन दी है। आज नमक हलाली के मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घगड़िया पलटन क्यों न बना दी। जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुई है, उसे 1 ही वर्ष हुए हैं। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। यानी कि सभी को क्या हुआ? सभी उनके बेटे मर चुके थे। ठीक है, सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते मेरे भाग। तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे से घोड़े वाले के दही वाले की दुकान पर पास बिगड़ गया था, तो तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आज आप घोड़े की लातों के चले आए थे, मुझे उठाकर दुकान से तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों की बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। तो सूबेदारनी ने क्या कहा था कि हमारे पति का, हमारे बेटे की रक्षा करना। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है। रोते रोते सूबेदारनी ओबड़ी से चली गई। लहना सिंह आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। लहना सिंह के सिर पे गोद में रखी वजीरा सिंह बैठा। जब मांगता है सब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना सिंह चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ। उसने कहा था कौन? कीरत सिंह। तो लहना सिंह बात को छिपाते हुए बोलता है हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर लो, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख दो। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस कब के हार गया आम कुछ फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठ कर के आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने उसे लगाया था। वजीरा सिंह ने आंसू टपक रहे थे। वजीरा सिंह जो है उनका भतीजा था और वो बोले कि हम जब आम फलेगा दोनों आदमी बैठ करके खाएंगे, क्योंकि जब भतीजा का जन्म हुआ था उसी समय हम उसे लगाए थे। ठीक है, कुछ दिन पीछे होने लगे। अखबारों में पढ़ा फ्रांस और बेल्जियम सूची के मैदान में घाव में 137 राइफल्स। जमदार लहना सिंह नहीं रहा। लहना सिंह मर चुका था। तो कहानी ख़त्म हो चुका है। इस तरह से आप हमें फिर से नए कहानी लेकर के आएंगे। आपको अगर टेस्ट ऑब्जेक्टिव का देना हो तो हमारे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का हम आपको आईडी नीचे में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक लाइक ही कमेंट भी हमें मोटिवेट करने की कोशिश करेगा और उनसे आगे से आगे अच्छे से वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।